हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 107 सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड डिस्कस हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द फैमिली। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले जेंडर का मतलब समझाना है और बताना है कि जेंडर सेक्स से अलग है। फिर हमें ये बताना है कि परिवार कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में जेंडर डिफरेंसेस को बनाता, सिखाता और मेंटेन करता है। फोकस रोल्स, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस पर होना चाहिए जो फैमिली में जेंडर को शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के बनाए गए रोल्स, बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है जो लड़के, लड़की या अन्य जेंडर आइडेंटिटीज के लिए होते हैं। ये सेक्स से अलग है जो बायोलॉजिकल है। फैमिली जेंडर को शेप करने का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मीडियम है। बचपन से हाई फैमिली के थ्रू सोशलाइजेशन, रिचुअल्स, काम का डिवीजन और पावर स्ट्रक्चर्स के जरिए जेंडर नॉर्म्स सिखाए जाते हैं। सिमोन द बोववा और अन्ना ओकली जैसे थिंकर्स ने भी ये हाईलाइट किया है कि जेंडर रोल सीखे जाते हैं, पैदा नहीं होते। मेन बॉडी। 1. जेंडर का कॉन्सेप्ट समझना। जेंडर का मतलब है सोशल और कल्चरल रोल्स जो मेल, फीमेल या किसी और आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल है, पर जेंडर सीखा जाता है और हर कल्चर और समय के हिसाब से बदल सकता है। जूडिथ बटलर ने जेंडर को एक परफॉर्मेंस बताया जो हम डेली एक्ट्स के थ्रू करते हैं। 2. फैमिली में जेंडर का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन और रोल लर्निंग। फैमिली एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। बचपन से ही लड़के लड़की को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। टॉयज, क्लोथ्स, गेम्स और लैंग्वेज में फर्क होता है, जैसे लड़कों को कार्स या एक्शन टॉयज दिए जाते हैं, लड़कियों को डॉल्स या किचन सेट्स। पेरेंट्स और एल्डर्स इन रोल्स को प्रेज, पनिशमेंट और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू रिइंफोर्स करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर और पावर। फैमिली में अक्सर काम का डिवीजन जेंडर बेस्ड होता है, मर्द कमाने वाले, औरत घर चलने वाली। इससे बच्चों को सीखने को मिलता है कि कौन से काम लड़कों के हैं और कौन से लड़कियों के। पावर और डिसीजन मेकिंग भी ज्यादातर मेल मेंबर्स के हाथ में होता है, जो पेट्रियार्की को नॉर्मल बनाता है। कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मेनी रिचुअल्स, इनहेरिटेंस लॉज और कल्चरल ट्रेडिशंस मेल्स को प्रेफरेंस देते हैं। एजुकेशन, प्रॉपर्टी या डिसीजन मेकिंग में अक्सर बेटों को इंपॉर्टेंस मिलती है, बेटियों को नहीं। कहानियां, सेरेमनीज और कस्टम्स के जरिए पेट्रियार्कल नॉर्म्स पास ऑन होते हैं। 3. थियरीज और थिंकर्स ऑन जेंडर एंड फैमिली। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। टैलकट पार्सन्स ने कहा फैमिली के रोल्स एफिशिएंट डिवीजन के लिए मेल को इंस्ट्रूमेंटल और फीमेल को एक्सप्रेसिव बनाते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट जैसे सिल्विया वॉल्बी फैमिली को इनइक्वालिटी का सेंटर मानते हैं जहां पेट्रियार्की रिप्रोड्यूस होती है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यह माइक्रो लेवल पर देखता है कैसे बच्चे ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से जेंडर सीखते हैं। 4. आज के समय के चेंजेस और चैलेंजेस। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अर्बन लाइफ ने जेंडर रोल्स को चेंज किया है। कई फैमिलीज में काम और डिसीजन मेकिंग इक्वल हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस अभी भी ज्यादा जगह पे बने हुए हैं, जो दिखाता है कि जेंडर रोल्स डीपली रूटेड होते हैं। कंक्लूजन। समापन में, जेंडर एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं, बल्कि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो फैमिली के जरिए सबसे पहले सिखाया जाता है। फैमिली के थ्रू सोशलाइजेशन, काम का डिवीजन और कल्चरल प्रैक्टिसेस जेंडर डिफरेंसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। आज के टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये रोल्स अभी भी बहुत जगह स्ट्रांग है। जेंडर इक्वालिटी पाने के लिए इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. How is masculinity related to homophobia? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें masculinity का मतलब समझना है और उसका होमोफोबिया से कनेक्शन बताना है। मतलब, कैसे पुरुषों के लिए बनाए गए जेंडर नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस उन्हें होमोसेक्सुअलिटी को डर या नफरत के रूप में देखने पर मजबूर करते हैं।
इसमें थियरीज, एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैस्कुलिनिटी यानी पुरुषों के लिए समाज द्वारा बनाए गए रोल्स और क्वालिटीज जैसे कि ताकत, डोमिनेंस और हेटेरोसेक्सुअलिटी। होमोफोबिया का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअल लोगों के प्रति डर या नफरत। यह दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लोजली लिंक्ड हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी होमोसेक्सुअलिटी को अपनी आइडेंटिटी के लिए खतरा मानती है। इस आंसर में हम इस लिंक को थियरीज और एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। मेन बॉडी। 1. मैस्कुलिनिटी को समझना, सामाजिक निर्माण और एक्सपेक्टेशंस। डेफिनेशन। मैस्कुलिनिटी बायोलॉजिकली नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कंस्ट्रक्शन है। समाज मर्द से एक्सपेक्ट करता है कि वो स्ट्रॉन्ग, इमोशनली कंट्रोल्ड और हेटेरोसेक्सुअल हो। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। R.W. कॉनल के मुताबिक हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी वो डोमिनेंट फॉर्म है जो मर्दों को महिलाओं और अन्य जेंडर आइडेंटिटीज पर सुपीरियोरिटी देती है। प्रेशर ऑन मैन। मर्दों पर यह प्रेशर होता है कि वो हमेशा अपनी मैस्कुलिनिटी प्रूव करें, जो डिविएशन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2. होमोफोबिया का कॉन्सेप्ट, डर और नफरत। डेफिनेशन। होमोफोबिया होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअल लोगों के प्रति डर, डिसलाइक या हेट्रेड है। जेंडर नॉर्म्स का रोल। रिजिड जेंडर रोल्स के वजह से हेटेरोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल माना जाता है और होमोसेक्सुअलिटी को रॉन्ग या वीकनेस के रूप में देखा जाता है। फॉर्म्स ऑफ होमोफोबिया। इंटरनलाइज्ड, अंदर का डर, इंस्टीट्यूशनल लॉज, पॉलिसीज और कल्चरल मीडिया स्टेरियोटाइप्स। 3. मैस्कुलिनिटी और होमोफोबिया का रिलेशन। आइडेंटिटी का थ्रेट। होमोसेक्सुअलिटी को मैस्कुलिनिटी के लिए थ्रेट माना जाता है क्योंकि वो हेटेरोसेक्सुअल डोमिनेंस को चैलेंज करती है। जेंडर पॉलिसिंग। मर्द अक्सर अपनी मैस्कुलिनिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरों को शेम करते हैं, जैसे होमोफोबिक गालियां देना या रिडिक्यूल करना। एग्जाम्पल्स। स्पोर्ट्स टीम्स, आर्मी या मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में होमोफोबिया ज्यादा देखा जाता है क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग मेल इमेज इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनलाइज्ड होमोफोबिया। जो मर्द अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर स्ट्रगल करते हैं, वो खुद भी होमोफोबिक बिहेवियर दिखा सकते हैं। 4. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। कॉनल का जेंडर ऑर्डर थियरी। इसके हिसाब से मैस्कुलिनिटी एक हायरार्की में होती है जहां हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी टॉप पर होती है और गे मैस्कुलिनिटी मार्जिनलाइज्ड होती है। क्वेयर थियरी। ये कहती है कि मैस्कुलिनिटी और होमोफोबिया दोनों हेटेरोनॉर्मेटिव कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जो जेंडर और सेक्सुअलिटी के बाइनरीज को चैलेंज करती है। इंटरसेक्शनैलिटी। जाति, क्लास और कल्चर भी मैस्कुलिनिटी को शेप करते हैं। कुछ कम्युनिटीज में हेटेरोसेक्सुअलिटी को होने के साथ जोड़ा जाता है। 5. बदलते समय के साथ परिवर्तन। मीडिया और अवेयरनेस। मूवीज, सोशल मीडिया और लिटरेचर नए मैस्कुलिनिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्टिविज्म। LGBTQ+ मूवमेंट्स ने मैस्कुलिनिटी के रिजिड आइडियाज को चैलेंज किया है और इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया है। एजुकेशन और वर्क प्लेसेस। जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग होमोफोबिया को कम कर रहे हैं। कंक्लूजन। मैस्कुलिनिटी और होमोफोबिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि समाज पुरुषों से एक सर्टेन इमेज मेंटेन करने की उम्मीद करता है। जब मैस्कुलिनिटी रिजिड होती है तो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस रिलेशन को समझना जरूरी है ताकि सोसाइटी इंक्लूसिव बन सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What is the meaning of body and embodiment given by Husserl? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एडमंड हुसल के बॉडी और एम्बॉडीमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझाना है। हुसल फेनोमेनोलॉजी के फाउंडर और उन्होंने बताया कि हम अपने शरीर के माध्यम से दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। हमें इन टर्म्स को डिफाइन करके उनका फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल मीनिंग समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी दोनों में शरीर का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमंड हुसल ने फेनोमेनोलॉजी के थ्रू एम्बॉडीमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जो कहता है कि हम दुनिया को अपने शरीर के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ बायोलॉजिकल नजरिए से नहीं, बल्कि शरीर को एक कॉन्शियस मीडियम माना गया है। इस आंसर में हम हुसल के बॉडी और एम्बॉडीमेंट के अर्थ और उसके सामाजिक मायने समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हुसल की फेनोमेनोलॉजी और शरीर। फेनोमेनोलॉजी क्या है? हुसल ने फेनोमेनोलॉजी डेवलप की जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और लिव्ड एक्सपीरियंस को स्टडी करती है। शरीर का रोल। हुसल के लिए शरीर सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक लिव्ड बॉडी है,
जिसके थ्रू हम दुनिया को समझते हैं। उन्होंने कोर्प, फिजिकल बॉडी, और लिव्ड बॉडी में फर्क बताया। सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंस। ये फर्क समझने से हम जान पाते हैं कि सोशल एक्टर्स अपने शरीर के थ्रू दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। 2. बॉडी और एम्बॉडीमेंट का अर्थ। शरीर सब्जेक्ट के रूप में। हुसर्ल कहता है कि शरीर एक ऑब्जेक्ट भी है और एक सब्जेक्ट भी। जब हम कोई चीज छूते हैं, हाथ टच भी करता है और फील भी करता है। एम्बॉडीमेंट, इसका मतलब है कॉन्शियसनेस और शरीर अलग नहीं है, हम अपने शरीर के थ्रू हाई दुनिया को जीते हैं। सिर्फ शरीर रखना नहीं, बल्कि अपना शरीर होना है। एग्जाम्पल, सोचो क्राउडेड बाजार में चल रहे हो, तुम्हारी चल, अवेयरनेस और सेंसेशन सब एम्बॉडीड सेल्फ के थ्रू आते हैं। 3. हुसर्ल के की कॉन्सेप्ट्स। इंटेंशनैलिटी, कॉन्शियसनेस हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस होती है। शरीर इस फोकस को शेप देता है। स्पेस और परसेप्शन, शरीर डिसाइड करता है कि हम स्पेस को कैसे समझते हैं, जैसे रीच और मूवमेंट डिस्टेंस का सेंस देते हैं। इंटरसब्जेक्टिविटी, शरीर के थ्रू हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं गेस्चर्स, पोस्चर और प्रेजेंस से। 4. सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। बॉडी का सोशल मीनिंग। हुसर्ल के आइडियाज से सोशियोलॉजिस्ट्स ने शरीर को सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि सोशल माना। जेंडर रोल्स, डिसेबिलिटी और रिचुअल्स शरीर के मीनिंग को शेप करते हैं। मॉडर्न यूज। सोशियोलॉजी में एम्बॉडीमेंट को जेंडर स्टडीज, मेडिकल सोशियोलॉजी, पेशेंट एक्सपीरियंस और कल्चर, डांस, स्पोर्ट्स समझने में उस किया जाता है। क्रिटिकल पॉइंट, हुसर्ल ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, लेकिन मर्लाओ पोंटी जैसे थिंकर्स ने इसे एक्सपेंड किया और एवरीडे लाइफ पर ज्यादा फोकस दिया। कंक्लूजन, हुसर्ल का कॉन्सेप्ट बॉडी और एम्बॉडीमेंट को एक नई सोच देता है। शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि हमारी हर एक्सपीरियंस का बेस है। शरीर देखने वाला भी है और दिखाया गया भी, जो हमारी दुनिया के साथ इंटरेक्शन को शेप करता है। सोशियोलॉजी के लिए ये आइडेंटिटी, कल्चर और रिलेशन समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe the different forms of family and women's marginalization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फैमिली के अलग अलग टाइप्स जैसे न्यूक्लियर, जॉइंट, एक्सटेंडेड, मैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल etc. को समझाना है और बताना है कि इन सिस्टम्स में महिलाओं को कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है। हमें एग्जाम्पल्स, फीचर्स और इश्यूज सब कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैमिली एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर व्यक्ति के जीवन का पहला स्कूल माना जाता है। यहीं पर जेंडर रोल सीखे जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। हर समाज में फैमिली के अलग अलग टाइप्स मिलते हैं और उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन हर फॉर्म में एक पैटर्न कॉमन है, वीमेन का मार्जिनलाइजेशन। यानी महिलाओं को अक्सर कम अथॉरिटी और कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस आंसर में हम डिफरेंट फैमिली फॉर्म्स और उनमें वीमेन के मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फॉर्म्स ऑफ फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। अर्बन एरियाज में ज्यादा कॉमन है। यहाँ वीमेन को कुछ फ्रीडम मिलती है, लेकिन उन पे हाउस होल्ड और केयरगिविंग का प्रेशर होता है जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लिमिट करता है। जॉइंट, एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ पर एक घर में मल्टीपल जनरेशंस रहती है। रूरल एरियाज में कॉमन है। यहाँ डॉटर्स इन लॉ पर एल्डर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है और उनके रोल्स डोमेस्टिक वर्क्स तक सीमित होते हैं। पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल फैमिलीज। पैट्रिलिनियल में प्रॉपर्टी और सरनेम फादर के लाइन से चलते हैं। वीमेन को अपने पेरेंटल घर में आउटसाइडर माना जाता है और उन्हें इनहेरिटेंस राइट्स कम मिलते हैं। मैट्रिलिनियल में लिनिएज मदर के थ्रू होती है, जैसे खासी ट्राइब, लेकिन मेजर डिसीजंस अक्सर मेन लेते हैं। वीमेन को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं पर फुल ऑटोनॉमी नहीं मिलती। सिंगल पेरेंट और ब्लेंडेड फैमिलीज। चेंजिंग सोसाइटी के वजह से सिंगल पेरेंट और ब्लेंडेड फैमिलीज भी बढ़ रही है। सिंगल मदर्स को सोशल स्टिग्मा और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उनके मार्जिनलाइजेशन को बढ़ते हैं। 2. विमेन्स मार्जिनलाइजेशन इन द फैमिली। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। घर के काम और केयरगिविंग मेनली विमेन का जिम्मा होता है, जो अनपेड होते हैं। इस वजह से उनका एजुकेशन और करियर ग्रोथ इंपैक्ट होता है। डिसीजन मेकिंग एंड पावर। पेट्रियार्कल फैमिलीज में मेजर डिसीजंस मेन लेते हैं। वीमेन की वॉइस अक्सर इग्नोर होती है, चाहे वो फाइनेंस हो या मोबिलिटी।
इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। लॉ जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट होने के बाद भी वीमेन को प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करने में प्रॉब्लम्स होती है। सोशल नॉर्म्स उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वायलेंस एंड कंट्रोल। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी इश्यूज और इमोशनल अब्यूज भी फैमिली के अंदर होता है। अक्सर इसे फैमिली मैटर्स के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। सोशलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन। बचपन से गर्ल्स को सबमिसिव और नर्चरिंग बनाना सिखाया जाता है, जबकि बॉयज को डोमिनेंट और एम्बिशियस बनाना एनकरेज किया जाता है। 3. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। फेमिनिस्ट व्यू। फेमिनिस्ट्स कहते हैं कि फैमिली पेट्रियार्की को रिएनफोर्स करती है, जहां वीमेन का रोल सबऑर्डिनेट होता है। फंक्शनलिस्ट व्यू। फंक्शनलिस्ट्स फैमिली को सोशल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ये वीमेन के अनइक्वल बर्डन को इग्नोर करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थियरी। फैमिली को पावर स्ट्रगल का एक साइट मानते हैं, जहां एक ग्रुप मेन बेनिफिट लेते हैं और दूसरा विमेन मार्जिनलाइज होता है। 4. एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। अर्बन एजुकेटेड फैमिलीज में भी वीमेन को घर के काम ज्यादा करने पड़ते हैं। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में वीमेन को कुछ राइट्स मिलते हैं, पर मेजर डिसीजंस अक्सर मेन लेते हैं। कंक्लूजन। हर फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है, पर ज्यादातर में जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है। विमेन का मार्जिनलाइजेशन उनके काम, डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर्टी राइट्स और सेफ्टी तक हर जगह दिखाई देता है। लॉज और रिफॉर्म्स के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे चेंज स्लो है। जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए फैमिली सिस्टम को भी चेंज करना जरूरी है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।